जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। परीक्षाओं की तैयारी को और पैना घातक बनाने के लिए और पूर्व में जारी किए गए प्रश्नों की श्रृंखलाओं का सही उत्तर देने के लिए हम आए हैं आपके साथ। मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कैम माइंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में। कुछ भी हो जाए न डर न हार, इस बार 90 पार। इसी संकल्प के साथ जो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 4 भाग आपको बताए थे, उसका तीसरा भाग जारी किया जा रहा है। इससे पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें परमाणु ईंधन के समान ऊर्जा प्राप्त होती है और एक सब्सक्रिप्शन आपके 1000 सब्सक्रिप्शन के बराबर है। तो आपसे अनुरोध करेंगे कि आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते, क्योंकि समय के साथ आपके परीक्षा का पैनापन, आपकी तैयारी के परीक्षा की तैयारी का जो पैनापन है वो बढ़ना चाहिए और इंतज़ार ख़त्म होता है। कुछ भी हो जाए बच्चों, इस बार 90 पार। तो चलिए, जो दूसरा अगला पार्ट था उस पार्ट में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल के बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि। तो आप जैसा चित्र देख रहे हैं कि एक कांच का रिटार्ड लिया गया है, जो कठोर कांच का रिटार्ड है, जिसमें कैल्शियम एसीटेट, निर्जल कैल्शियम एसीटेट को भरकर जब गर्म करते हैं धीरे धीरे से, तो एसीटोन की वाष्प निकलती है, जिसे संघनित्र द्वारा ठंडा कर ग्राही पात्र में एकत्र कर लिया जाता है। अब क्रिया क्या है? CH3COO का होल ट्वाइस Ca, इसे कैल्शियम एसीटेट कहते हैं, इसको गर्म किया जा रहा है, तो आपको एसीटोन की वाष्प CH3COCH3 और कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल मिल जाएंगे। अब इसमें पूछा जा रहा है कि PCl5 के साथ इसकी अपक्रिया बताइए। क्लोरोफार्म के साथ अपक्रिया पूछ सकते हैं और हाइड्रोक्सिलमीन के साथ पूछ सकते हैं। तो PCl5 के साथ जब अपक्रिया कराई जाती है एसीटोन की, तो 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन का निर्माण होता है। क्या अपक्रिया होगी? CH3COCH3 प्लस PCl5 एरो CH3CCl2 CH3 प्लस POCl3 प्लस HCl। इसी तरह जब क्लोरोफार्म के साथ अपक्रिया कराई जाएगी तो क्लोरीटोन का निर्माण होता है। पीछे स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो क्लोरोफार्म वाली रिएक्शन है कि किस तरीके से होता है, तो CH3COCH3 प्लस CHCl3 बन जाएगा CH3COH CCl3 CH3, इसे कहते हैं क्लोरीटोन। क्लोरीटोन का इस्तेमाल घुमनी की दवा या मिर्गी की दवा के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न अभिक्रियाओं पर टिप्पणी कीजिए। कौन सी अभिक्रियाएं हैं? जैसे परकिन अभिक्रिया। परकिन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, किसके द्वारा? बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में कराते हैं, तो सिनेमिक अम्ल का निर्माण होता है। अभिक्रिया है C6H5CHO प्लस CH3CO का होल ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड, किसकी उपस्थिति में हो रहा है? CH3COONA की। बन जाएगा सिनेमिक अम्ल C6H5CH डबल बॉन्ड CH और निकल जाएगा CH3COOH। आसानी से आप याद कर लेंगे। C6H5CHO प्लस CH3CO का होल ट्वाइस O, एरो एरो के ऊपर CH3COONA, बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड COOH प्लस CH3COOH। आगे बढ़ते हैं। दूसरी अपक्रिया है बेंजोइन। तो बेंजोइन में क्या होता है? 2 अणु बेंजल्डिहाइड को पोटेशियम साइनाइड तथा अल्कोहल की उपस्थिति में गर्म कराते हैं, अपक्रियाकृत कराते हैं, तो संघनन उत्पाद बेंजोइन का निर्माण होता है। कैसे? 2C6H5CHO अपक्रिया के ऊपर KCN अल्कोहल, बन जाएगा C6H5CHOH COC6H5, बन जाएगा क्या? C6H5CHOH COC6H5, बेंजोइन का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह अगली अपक्रिया है कैनिजारो अपक्रिया,
जब दो अणु बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो बेंजील अल्कोहल तथा सोडियम बेंजोएट का निर्माण हो जाता है। कैसे अपक्रिया होती है? 2C6H5CHO प्लस NaOH, एरो बन जाएगा C6H5CH2OH प्लस C6H5COO Na। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन तीनों अपक्रियाओं में से दो अपक्रियाएं पेपर में आना तय हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली अपक्रिया है सिम्ट अपक्रिया। जब एस्टिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल तथा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो मेथिलेमीन का निर्माण होता है। कैसे होता है? CH3COOH प्लस N3H, ये हाइड्रोजोइक अम्ल है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की प्रेजेंस में अपक्रिया कराई जा रही है तो प्राप्त हो जाएगा CH3NH2 प्लस CO2 प्लस N2। फिर से अपक्रिया CH3COOH प्लस N3H, एरो के ऊपर H2SO4 बन जाएगा CH3NH2 प्लस CO2 प्लस N2। आगे बढ़ते हैं। एल्डोल संघनन की बात करते हैं। जब दो अणु एसिटाल्डिहाइड तनु NaOH के साथ अपक्रिया करता है तो उत्पाद जो बनता है उसे एल्डोल कहते हैं। यह भी एक संघनित उत्पाद है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त ही एल्डिहाइड या कीटोन भाग लेते हैं। क्या होती है अपक्रिया? 2CH3CHO प्लस NaOH बन जाता है CH3CH डबल बॉन्ड CH इसे को कहते हैं एल्डोल। यह संतृप्त होता है और इन सारी अपक्रियाओं के बारे में जो हमने इंपॉर्टेंट अपक्रियाओं का वीडियो डाला है उसमें डिस्क्रिप्शन पूरे डिटेल से कि उनमें उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है, वो किस तरीके से होते हैं, उनके एप्लीकेशंस तक हमने आपको बताए हैं। और उसको अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको किसी भी तरीके से किसी भी रासायनिक अपक्रियाओं में जो ये 12 रासायनिक अपक्रियाओं में कोई डाउट नहीं रह जाएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है क्या होता है जबकि क्या फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से अपक्रिया होती? तो जब फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से अपक्रिया होती तो यूरोट्रोपिन नाम के उत्पाद का निर्माण होता है। 6HCHO प्लस 4NH3 बन जाता है CH2 का होल 6N4 प्लस 6H2। ये जो बना हुआ है CH2 का होल 6N4 इसी को कहते हैं यूरोट्रोपिन। ये मूत्र संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है और गठिया के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह एस्टाल्डिहाइड की आयोडीन से तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया। तो जब एस्टाल्डिहाइड की आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया कराते हैं तो आइडोफॉर्म का निर्माण होता है। जैसे क्लोरोफॉर्म बनता है वैसे ही आइडोफॉर्म का निर्माण होता है। CH3CHO प्लस 3I2 प्लस 4NaOH बन जाएगा CHI3 आइडोफॉर्म प्लस HCOONA प्लस 3NaI प्लस 3H2O। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या होता है जबकि है कि एस्टिक अम्ल की अपक्रिया क्लोरीन तथा लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में कराते हैं। अपक्रिया करा रहे हैं क्लोरीन से, किसकी उपस्थिति में? लाल फास्फोरस तथा हाइड्रोजन आयोडाइड। ये HVZ अपक्रिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? CH3COOH प्लस Cl2, एरो के ऊपर PZ HI बन जाएगा CH2Cl COOH प्लस HI। अगर दोबारा फिर कराएंगे तो बन जाएगा CHCl2 COOH प्लस HCl सॉरी। तो यहां पर एस्टिक अम्ल की अपक्रिया जब भी क्लोरीन से कराई जाएगी तो जो अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ लगे हुए जो 3 हाइड्रोजन है वो एक एक करके हटते जाएंगे HCl के रूप में और वहां पर जाकर क्लोरीन जुड़ता जाएगा। ये HVZ अपक्रिया के अंतर्गत आता है। आगे बेंजोइक अम्ल की अपक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो ये एस्टर का निर्माण होता है। कौन सा एस्टर बनता है? एथिल बेंजोएट। कैसे? C6H5CHO प्लस C2H5OH, एरो के ऊपर एथिल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र बन जाएगा C6H5COO C2H5 प्लस H2O। इसी को कहते हैं एथिल बेंजोएट। तो ये क्या होता है जबकि थे इस चैप्टर के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है हमारा नाइट्रोजन युक्त यौगिक। नहीं, अभी इसमें फार्मिक अम्ल बनाने वाला क्वेश्चन रह गया था। तो फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि तथा फार्मिक अम्ल के टालेन अभिकर्मक और फेलिंग अभिकर्मक के साथ
अभिक्रिया बताइए या फार्मिक अम्ल का अपचायक गुण बताइए। दोनों प्रश्नों को पूछ सकते हैं कि फार्मिक अम्ल का अपचायक गुण बताइए या टालेन अभिकर्मक या फेलिंग अभिकर्मक के साथ इसकी अभिक्रिया बताइए। तो एक बात ये जान लीजिए कि कार्बोक्सिलिक अम्लों में केवल फार्मिक अम्ल ही ऐसा अम्ल होता है जो टालेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। बाकी अन्य कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित नहीं करते। तो फार्मिक अम्ल के उसमें जा रहे हैं कि जब ग्लिसरीन को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ मिलाकर 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो फार्मिक अम्ल का निर्माण होता है। यहां पर जो गोल पेंदे के फ्लास्क है उसमें ग्लिसरीन और ऑक्जेलिक अम्ल की समान मात्रा को रखकर उसे बालू ऊष्मक की सहायता से 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है और वहां पर जो वाष्प प्राप्त होती है उसे कलेक्ट कर लिया जाता है ग्राही पदार्थ में और वो फार्मिक अम्ल होता है। तो कैसे अभिक्रिया होती है? CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH ये ग्लिसरीन है प्लस H2C2O4 ये ऑक्जेलिक अम्ल है। 110 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर अभिक्रिया होती है तो बन जाता है HCOOH फार्मिक अम्ल प्लस ग्लिसरीन मुक्त हो जाता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। यानी ग्लिसरीन एक तरीके से ऑक्जेलिक अम्ल को फार्मिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। तो पेपर में पूछ सकते हैं कैसे परिवर्तित करोगे ऑक्जेलिक अम्ल को फार्मिक अम्ल में? तो इस रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है कि ऑक्जेलिक अम्ल को अगर ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल मिलाकर 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाए तो फार्मिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, कन्वर्जन में भी पूछ सकते हैं। फार्मिक अम्ल के निर्माण की प्रयोगशाला विधि भी है। और क्या होता है जबकि में पूछ सकते हैं कि क्या होता है जबकि 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर ऑक्जेलिक अम्ल को ग्लिसरॉल के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फार्मिक अम्ल ही केवल ऐसा, मैंने अभी बताया कि फार्मिक अम्ल के पास ही केवल ऐसा गुण है कि वो टालेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया कर सके। और फालिंग विलयन का ये जो फार्मिक अम्ल है ये फार्मिक अम्ल का अपचायक गुण भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि फार्मिक अम्ल काहे में टूट जाता है? अगर हम इसकी अभिक्रिया टालेन अभिकर्मक यानी Ag2O से कराते हैं तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा रजत दर्पण 2Ag का निर्माण हो जाता है। इसी तरह अगर हम इसकी अभिक्रिया फेलिंग विलयन से कराएं तो फेलिंग विलयन का जो Cu2O का नीला रंग है वो सिंदूरी लाल Cu2O में परिवर्तित हो जाएगा। और यह प्रैक्टिकल कराया भी गया है आपके प्रयोगशाला में, हमने तो कराया ही है। तो इसमें आपने देखा है कि जब फेलिंग विलयन का नीला रंग लिया जाता है और उसे गर्म किया जाता है तो वो सिंदूरी रंग में परिवर्तित हो जाता है। HCOOH प्लस Cu2O एरो बन जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस Cu2O। यहाँ पर जो 2Cu है नीला रंग वो सिंदूरी लाल Cu2O रंग में परिवर्तित हो जाता है। और रजत जो टालेन विलयन होता है पारदर्शी विलयन Ag2O वो रजत दर्पण 2Ag में परिवर्तित हो जाता है जब इसकी अभिक्रिया फार्मिक अम्ल से कराई जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जी। आगे बढ़ते हैं, आगे नाइट्रोजन युक्त यौगिक की बात करते हैं और इसमें पहला विलयन है कि प्रयोगशाला में एथिलएमीन के निर्माण की विधि बताइए। तो उसके लिए सचित्र वर्णन है कि एथिल एल्कोहल के निर्माण की प्रयोगशाला विधि बताइए तथा इसकी अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड, नाइट्रस अम्ल तथा क्लोरोफार्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण से। तो क्या होता है कि जब गोल पेने के फ्लास्क में प्रोपेनामाइड और ब्रोमीन की समान मात्रा तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेकर 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल ऊष्मक की सहायता से गर्म करते हैं तो इसमें क्या बनता है? एथिलएमीन की वाष्प प्राप्त होती है जिसे ग्राही पात्र में एकत्र करते हैं। और ग्राही पात्र में पहले से उपस्थित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसमें इसको अवशोषित कर लिया जाता है। तो पहले रासायनिक अभिक्रिया जाने। C2H5CONH2 C2H5CONH2 प्रोपेनामाइड है, 3 कार्बन है C2 और CO में। तो C2H5CONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH बन जाएगा C2H5NH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O। तो पूरी अभिक्रिया है C2H5CONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH एरो बन जाएगा C2H5NH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस
2H2O। बेटा ये हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया भी है और यही एथिलअमीन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि भी है, तो इसको एकदम से याद रखिए। अब होता क्या है कि ये जो एथिलअमीन की वाष्प मिलती है इसमें एक ग्राही पात्र में भरा होता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसमें अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के बाद एथिल एल्कोहल की सहायता से जब इसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो शुद्ध एथिल एमीन प्राप्त हो जाती है। तो शुद्ध एथिल एमीन के निर्माण की अगर बात करें तो तनु हाइड्रोक्लोरिक में जो घुली हुई एथिल एमीन है उसका एथिल एल्कोहल के द्वारा क्रिस्टलीकरण कराने पर शुद्ध एथिल एमीन का निर्माण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इनकी अभिक्रियाओं की बात करते हैं कि कौन कौन से अभिक्रियाएं। तो एसिटिल क्लोराइड के साथ यानी CH3COCl के साथ जब एथिलएमीन की अभिक्रिया होती है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एथिल एमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या बन जाता है यहां पर? C2H5NH COCH3, ठीक है ना। तो यहां पर जो एमाइड है, एमाइड क्योंकि CH3CONH2 है उसमें क्या आ जाता है? एथिल, तो इसे कहते हैं एन एथिल एसिटामाइड। एन एथिल एसिटा, क्योंकि C2H5 किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से, N से जुड़ा है, तो इसीलिए कहेंगे एन एथिल एसिटामाइड, क्योंकि एसिटामाइड का सूत्र होता है CH3CONH2, ठीक है। तो क्या बनेगा? अभिक्रिया क्या होगी? C2H5NH2 प्लस CH3COCl एरो C2H5NHCOCH3 प्लस HCl, एन एथिल एसिटामाइड, याद रखिए ना। उसके बाद नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं, HNO2 के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। C2H5NH2 प्लस HNO2 एरो बन जाएगा C2H5OH प्लस N2 प्लस C2H प्लस H2O। क्या? C2H5NH2 प्लस HNO2 एरो बन जाएगा C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O। लेकिन ये एलिफैटिक अमीन के, ये जो नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया कर रही है एलिफैटिक, अगर यहीं एरोमेटिक अमीन होती तो बेटा यहां पर डाइअजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता, तो वो आगे चर्चा करेंगे। यहां एलिनीन के नाइट्रीकरण की बात की जा रही कि एलिनीन के नाइट्रीकरण आप कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर, सब में आपने देखा होगा कि हर एरोमेटिक कंपाउंड में अगर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अपक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करा दें तो उसका नाइट्रीकरण हो जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एनिलीन में उपस्थित NH2 समूह का ऑक्सीकरण कर देगा, इसीलिए उसका पहले स्थायीकरण किया जाता है। और स्थायीकरण करने के लिए हमने अभी बताया कि इसकी अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं। तो यही चीज यहीं लिखी है कि एनिलीन की सीधी नाइट्रीकरण अपक्रिया की नहीं जा सकती, क्योंकि सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा NH2 समूह का ऑक्सीकरण हो जाता है। इसीलिए नाइट्रीकरण से पहले NH2 समूह को एसिटिलीकरण द्वारा सुरक्षित किया जाता है, यानी CH3COCl के साथ अपक्रिया कराई जाती है, जिसके पश्चात इसका नाइट्रीकरण किया जाता है और अंत में जल अपघटन के पश्चात फिर से नाइट्रो एनिलीन को प्राप्त किया जा सकता है। इसको लिख लीजिए अपने कहीं कॉपी में। आगे बढ़ते हैं, निम्न अपक्रियाओं पर टिप्पणी कीजिए। कौन सी? हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। तो अभी मैंने बताया कि प्रयोगशाला विधि ही हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। उसमें क्या होता है? जब प्रोपीनामाइड की अपक्रिया ब्रोमीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो एथिलअमीन का निर्माण होता है। CH3CONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH बन जाएगा CH3NH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है डाइअजोनीकरण। मैंने अभी बताया था कि अगर नाइट्रस अम्ल, जो नाइट्रस अम्ल है उसकी अपक्रिया अगर एलिफैटिक अमीन से कराई जाएगी तो एल्कोहल बनेगा, जबकि एरोमेटिक अमीन यानी एनिलीन से कराई जाएगी तो यहां पर बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का निर्माण होगा। तो एनिलीन की अपक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर यानी HNO2 प्लस HCl से कराने पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर बन जाता है डाइअजोनियम क्लोराइड। कैसे? C6H5NH2 प्लस NaNH2 प्लस HCl बन जाएगा C6H5N2Cl प्लस NaCl प्लस H2O। ये याद रखने वाली बात है कि अगर प्राथमिक अमीन है लेकिन एलिफैटिक अमीन है तो उससे एल्कोहल बनेगा, जबकि प्राथमिक अमीन है और एरोमेटिक अमीन है तो यहां पर डाइअजोनियम क्लोराइड का निर्माण होगा। डाइअजोनीकरण पेपर में पूछा जाता है। हाफमैन मस्टर्ड आयल अपक्रिया, ये बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी। तो इसमें क्या होता है कि एथिलअमीन की अपक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड CS2 कार्बन डाइसल्फाइड तथा HgCl2
मर्क्यूरी क्लोराइड से कराते हैं तो आइसोथायोसाइनेट बनता है, जिसकी गंध सरसों के तेल के समान होती है। कैसे होती है अपक्रिया? C2H5NH2 प्लस CS2 प्लस HgCl2 एरो बन जाएगा C2H5NCS। C2H5NCS इसी को कहते हैं एथिल आइसोथायोसाइनेट, एथिल आइसोथायोसाइनेट। तथा HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड और 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। सबके नाम याद कर लीजिए और सबके लिख लीजिए। वीडियो को बार बार कैरी फॉरवर्ड करके या बैक फॉरवर्ड करके देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नहीं ले पाए हैं तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए जैव अणु यानी बायोमॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल में सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर के लिए प्रोटीन की क्या आवश्यकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोटीन क्या है? हमारे भोजन का अवयव भाग है। दाल, सोयाबीन, बड़ी, है ना, दूध, मांस, मछलियां, इन सब में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो हमारे शरीर के जो भोजन, हमारा भोजन है, उसका प्रोटीन एक महत्वपूर्ण भाग है, जो शरीर की वृद्धि और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के मरम्मत, ऊतकों के सुधार आदि के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन का अगर संश्लेषण, क्योंकि प्रोटीन बनता है अमीनो अम्लों से और अमीनो अम्लों का शरीर में संश्लेषण नहीं होता। मानव शरीर ना तो प्रोटीन बना सकता है ना ही अमीनो अम्लों का निर्माण कर सकता है, इसीलिए इसे हमें बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है। हमारा जो खाद्य पदार्थ होगा उसी से हम प्रोटीन को ग्रहण करेंगे, अतः इसे भोजन के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है। यह शरीर के पीएच का नियंत्रण करता है, रक्त निर्माण करता है, जो डीएनए आरएनए की संरचनाएं होती हैं उनका निर्माण करता है। तो विभिन्न प्रकार के कार्यों में प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। अगर आप प्रोटीन के कार्य के बारे में, केवल प्रोटीन के कार्य के बारे में पूछें तो पेशियों का निर्माण करता है, शरीर की वृद्धि, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, एंजाइम हार्मोन्स बनाता है, क्योंकि जितने भी हार्मोन्स या एंजाइम है वो सब प्रोटीन ही होते हैं। रक्त शरीर व अन्य द्रवों के पीएच मान का निर्धारण करता है। शरीर में जो एंटीबॉडीज बनती हैं, अभी कोरोना हुआ था, कोरोना काल में हमें जो दवाइयां दी जा रही थी वो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाती थी। तो एंटीबॉडीज जो बनती थी वो एक तरीके से प्रोटीन संरचनाएं होती थी, इसीलिए शरीर को कमजोरी महसूस होती थी। डॉक्टर कहते थे कि आप प्रोटीन युक्त पदार्थ खाइए, शरीर को मजबूत कीजिए, तो एंटीबॉडीज का निर्माण होता था। आनुवांशिक लक्षणों के विकास और गति आदि के लिए प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है, शरीर प्रोटीन का प्रयोग करता है। तो ये प्रमुख प्रोटीन के कार्य हैं, ठीक है, तो इनको लिख लीजिए सुनकर। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर क्या है? डीएनए आरएनए में पूछा जाता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर। तो जो साइड होते हैं वो छोटी भाग होते हैं। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन युक्त बेस और शर्करा की जो संयुक्त इकाइयां होती हैं उन्हीं को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जैसे पिरामिडीन बेस और 2-डीऑक्सीराइबोज की संयुक्त इकाई को ही न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। तो न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित नाइट्रोजन बेस तथा शर्करा की संयुक्त इकाइयों को न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है। तो अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होती हैं? न्यूक्लियोइक अम्ल में उपस्थित नाइट्रोजन बेस, शर्करा तथा फास्फेट आयन, यानी नाइट्रोजन बेस शर्करा, नाइट्रोजन बेस शर्करा तथा फास्फेट आयन, तीन चीजें। उसमें दो चीजें थी, नाइट्रोजन बेस और शर्करा। यहां था नाइट्रोजन बेस, शर्करा तथा फास्फेट आयन की, यानी ये बड़ा होता है कि संयुक्त इकाइयों को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरे का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डीएनए आरएनए में अंतर बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। क्या होता है डीएनए और आरएनए? तो डीएनए की बात करते हैं तो ये क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र में पाया जाता है। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। ये द्विकुंडलीय संरचना होती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है
तथा यह आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण वाहक का काम करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में सूचनाओं को ट्रांसफर करता है। जबकि आरएनए की बात की जाए, हाँ, इसमें थायमीन और तो सारी चीजें पाई ही जाती हैं, लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन बेस होता है वो थायमीन होता है, ठीक है ना। और आरएनए की अगर बात करें तो ये साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव में पाया जाता है। इसमें डीऑक्सीराइबोज की जगह राइबोज शर्करा पाई जाती है और इसकी जो संरचनाएं होती हैं वो एक सूत्रीय कुंडलीकृत स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें प्रोटीन, ये जो काम करते हैं उनका प्रोटीन संश्लेषण में इनका आरएनए का काम होता है, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ये जो आरएनए के प्रकार हैं इनका काम प्रोटीन संश्लेषण में है। और इसमें थायमीन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, टी के स्थान पर यू पाया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और इसका उपयोग बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित डीएनए पैटर्न होता है जो किसी के साथ मेल नहीं खाता। डीएनए में जो क्षार का अनुक्रम होता है, जो उनकी सीरीज होती है, वो अद्वितीय होती है। इसके कारण एक निश्चित भाग का, अगर डीएनए के एक निश्चित भाग का अध्ययन कर उससे जो कलेक्टिव इंफॉर्मेशन प्राप्त की जाए, उससे जो सूचनाएं प्राप्त की जाए, इसी प्रक्रिया को डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। यानी किसी भी डीएनए के निश्चित अनुक्रम का अध्ययन कर उस डीएनए के विषय में प्राप्त जानकारी को ही डीएनए की फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। और इसका उपयोग क्या करते हैं? अपराधियों के दोष सिद्ध करने में किया जाता है। विपदाएं, जैसे अभी जो विपदाएं आई हैं आसपास, उनमें मारे गए लोगों की पहचान करने में इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों के पितृत्व का निर्धारण किया जाता है कि उनके माता पिता कौन है, इसकी जानकारी के लिए डीएनए का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं मिले हैं, किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स पर बताइए। और वीडियो के अंत तक बने रहने के धन्यवाद। कैम माइन साइनिंग आउट।